हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आ गया हूं मैं वापस से आपके लिए नया लेक्चर लेके। आज हमारा है 45 हार्ड चैलेंज का डे 21 एंड आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं बच्चों। क्या हम लोग आज करने वाले हैं, क्या हमारे चैलेंजेस हैं? आज की क्लास के बाद जो है आपके इतने सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है कॉलोनियल रूल से पहले कैसी थी। कॉलोनियल रूल क्या होता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इंडियन इकोनॉमी जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर का नाम क्या है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब यह है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी के हालात कैसे थे। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी के अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे सारी। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये देखेंगे। देन हम देखेंगे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एट दैट टाइम। देन हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। देन हम देखेंगे अपना हमारा ये दो बार कैसा है, सॉरी दो बार हो गया, कोई बात नहीं। देन फॉरेन ट्रेड देखेंगे बच्चों। डेमोग्राफिक कंडीशन देखेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल भी देखेंगे। मतलब ब्रिटिशर्स के कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है, चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो। ठीक है, हमारे लिए आज अच्छे हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। तो सबसे पहले आपके पास आ गया कॉलोनियल रूल। क्या आ गया? कॉलोनियल रूल ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पे कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी ट्रीट करती है और उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसको वो डिसाइड करती है। जैसे कि इंडिया के केस में जो ब्रिटेन है वो इंडिया को अपनी कॉलोनी समझता था और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी कौन डिसाइड कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है। तो इसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल। ठीक है जी, तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे दो कंट्रीज हैं और एक कंट्री को जो है वो रूल कर रही है दूसरी कंट्री, एंड उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसको डिसाइड कर रही है। सिंपल कॉलोनियल रूल का मतलब। ठीक है सर। अब इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जानने से पहले हमें देखना होगा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल अंग्रेजों ने कितने साल शासन किया, रूल किया? अराउंड 200 ईयर्स। ठीक है, तो जब अंग्रेजों ने अपना रूल स्टेब्लिश करना शुरू किया यहाँ पे, उससे पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बिफोर ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग अस, उससे पहले क्या सिचुएशन थी? तो उससे पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो डेवलप्ड इकोनॉमी थी। क्या थी दोस्त? डेवलप्ड इकोनॉमी, फ्लरिश्ड इकोनॉमी थी, डेवलप्ड इकोनॉमी थी सर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो था हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। अराउंड 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है सर, ये बात भी सर समझ में आ गई। और जो एग्रीकल्चर कर रहे थे लोग वो किसके लिए कर रहे थे? फॉर सेल्फ कंजप्शन, जिसको कि हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और कौन से क्रॉप उगाते थे? वीट, बाजरा, राइस एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो फार्मर ग्रो क्रॉप्स विच वर यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन सच एज वीट, राइस, बाजरा एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये एक बात हो गई। इंडियन इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है, फ्लरिश्ड इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अराउंड मोर देन 85% ऑफ पीपल वर एंगेज इन एग्रीकल्चर। एंड जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है जो भी हाथों से, बेसिकली मशीनें तो थी नहीं देश में, तो जो भी कारीगर थे हाथों से हर चीज बनाते थे। मान लो फर्नीचर है, नेकलेस है, जो भी चीज है, कपड़ा है, ठीक है, ये सिल्क की साड़ी है, सब कुछ हाथ से बनता था। ठीक है जी, तो जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसकी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, मतलब उसकी पोजीशन थी वर्ल्ड वाइड, बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। ठीक है, इन द एरिया ऑफ दिस कॉटन, सिल्क, मेटल, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, वर्क एक्सेट्रा। ठीक है सर, तो ये बेसिक 4 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। आई होप याद हो भी गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर आ गए अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारी कंट्री को रूल किया। एंड आफ्टर दैट वी गोट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिल गई। तो एट दैट टाइम व्हेन वी गोट इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी? सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जो इकोनॉमी जो कि आपको कोई ग्रोथ शो नहीं कर रही है, मतलब इकोनॉमी हमारी रुक गई थी, उसमें कोई भी ग्रोथ शो नहीं हो रही थी या फिर बहुत मिनिमल ग्रोथ हो रही थी। ठीक है जी, तो वो होगी हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी। दूसरा है बैकवर्ड इकोनॉमी। क्या हो गया? बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब कि इंडिया के अंदर जो लोग थे उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी थी सर? 230 रुपए ईयरली पर एनम। मतलब इंडियन इकोनॉमी जो थी एक बैकवर्ड इकोनॉमी बन चुकी थी, जहां पे पहले क्या थी? डेवलप्ड थी, अब क्या हो गई बेटा? बैकवर्ड हो गई। एग्रीकल्चर जो है वो भी हमारा क्या हो गया? बैकवर्ड। हमारा एग्रीकल्चर जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है लोगों का, मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, वो भी क्या हो गया? बैकवर्ड हो गया। बैकवर्ड से मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि 72% पॉपुलेशन उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना जा रहा है? ओनली 50%। एंड इसके अलावा जो पर हेक्टेयर आउटपुट है, मतलब कि एक सर्टेन एरिया, हेक्टेयर मीन्स एक एरिया ऑफ लैंड होता है, ठीक है, कितना एरिया होता है उससे हमको मतलब नहीं है।
जैसे बीघा होता है, बीघा से बड़ा होता है हेक्टेयर बेसिकली, ठीक है। तो 3.8 बीघा होता होगा शायद। तो एक एक हेक्टेयर ऑफ लैंड से जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट कम आ रहा है, उसका यील्ड हमको कम मिल रहा है। तो पर हेक्टेयर आउटपुट वाज वेरी लो था सर, ठीक है। देन प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी सर, ओके सर। देन इसके बाद आ गया इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। क्या गया? इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो हमारी इंडस्ट्री भी क्या थी? बैकवर्ड हो गई थी। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गई थी, बर्बाद हो गई थी, ठीक है। देयर वर नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री। बेटा कैपिटल गुड क्या होता है? मशीन्स। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जहां पे मशीनें बनती हो। एंड आप जानते हो अगर मशीनें नहीं बनेंगी तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम पे नहीं आएगा। आपकी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट कैसे होगा? अल्टीमेटली यू विल बी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज फॉर दैट कैपिटल गुड नीड्स, ठीक है। आपको मशीनों की नीड कहां से पूरी होगी? दूसरे देशों से, सिंपल। तो आपका यहाँ से जो है पैसा बाहर जाएगा। तो कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे देश में उस टाइम नहीं थी। एंड आप 9th-10th में हिस्ट्री में भी पढ़ के आए होगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यूरोप में, ब्रिटेन में, इधर जो एरिया है पूरा, यहाँ पर 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। और हम बात कर रहे हैं कब? 1947 में आगे। तब तक हमारे देश में कोई भी ऐसा इंडस्ट्री का हिसाब किताब नहीं था, ठीक है जी। तो कोई भी ऐसी मशीनें नहीं, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी जहाँ पे मशीनें बनती हो। मशीनें नहीं बनती तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमारा प्रमोट नहीं होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी हमारी, जो छोटे छोटे कारखाने बने हुए थे, वो भी क्या हो गए? बर्बाद हो गए सर, ठीक है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो क्या था सर? बोले सर वो भी बहुत कम था सर, ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गई। देन बात करते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी मींस गरीबी। पॉवर्टी का मतलब क्या है बेटा? गरीबी। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन। अराउंड 40% ऑफ पीपल वर बिलो पॉवर्टी लाइन। एंड जो बेटा पॉवर्टी लाइन है ना, ये पॉवर्टी लाइन का जो मेजरमेंट का जो तरीका है गवर्नमेंट का, वो इतना घटिया है, आप समझना, वो इतना मिनिमल है कि आप बोलोगे कि यार इस से मतलब इससे अगर थोड़ा सा कोई कमा भी रहा होगा ज्यादा तो भी वो गरीब ही है, मतलब इतना कम था। मुझे पता नहीं एग्जैक्ट अभी क्या है, किसी टाइम पे फैमिली का ये 4-5 हजार रुपए के आसपास था पर मंथ। शहर में कि आप 4 लोगों के परिवार है और आप अगर 5-5.5 हजार रुपए कमा रहे हो, एक अराउंड, मैं अभी एग्जैक्ट डाटा ध्यान नहीं मेरे को, तो आप जो है गरीब नहीं हो। दैट मीन्स आप सोच के देखो, शहर में कोई अगर 5 छोड़ो यार, कोई 20 हजार रुपए कमा रहा है वो भी गरीब है यार, ठीक है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में 40% पॉपुलेशन है। तो आप समझो गरीबी कितनी वाइड स्प्रेड है। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, और छत की बात तो आप छोड़ दो, ठीक है सर, ये बात हो गई। देन आ गई हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो इतना हुआ नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए हमारा देश जो है इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट था, ठीक है सर। तो कैपिटल गुड्स, मशीनें कहां से आ रही थी? बाहर से आ रही थी। इवन जो कंज्यूमर गुड्स और डिफेंस गुड्स हैं वो भी कहां से आ रहे हैं सर? लाइक मेडिसिन, केरोसिन, ठीक है, स्विंग मशीन, जो कपड़ा सिलने की मशीन होती है, पहले बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था घरों घरों का, ठीक है। ये सब भी क्या हो रहा था बेटा? इंपोर्ट हो रहा था। तो ये कुछ बातें यहाँ पे हो गई, ठीक है सर। आगे बढ़े सर। अब आ गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या समझ में आ गया आपको? 5 पॉइंट याद करना खटाखट, ठीक है। अब आ गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कि सर जब देश आजाद हुआ तो एग्रीकल्चर सेक्टर की हालात क्या थी? सबसे पहला है बच्चों जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या होता है? जमींदार, जमींदार एक आदमी है, उसकी पोस्ट है जमींदार, ठीक है। उसमें होता ही है कि उस आदमी के पास राइट्स होते थे कि वो उस सर्टेन एरिया का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, ठीक है। टैक्स कलेक्ट करेगा, बेसिकली लगान जिसको बोलते हैं हिंदी में, लगान वसूलेगा और आगे सरकार को देगा, ठीक है। तो उस टाइम तक क्या हो रहा था कि जमींदारी सिस्टम था, मतलब कि जो खेत थे उन पे जो खेती कर रहे हैं वो बेसिकली किसानों को कुछ नहीं मिलता था, सारी जमीनें जमींदारों को अलॉटेड थी, ठीक है। एक गांव है, उसके मान लो उस गांव के पास 10,000 बीघा जमीन है, ठीक है, एकड़ कुछ भी बोल लो आप, सर्टेन जमीन है। तो सारी जमीनों के राइट किसके पास है? जमींदार के पास। और उस पर जो खेती कर रहा है अल्टीमेटली, वो खेती करने वाला जो किसान है वो क्या करेगा? अपने प्रोडक्शन का एक पार्ट उसको देगा। एंड इवन इंडिया में इन अंग्रेजों ने इतना अलग सिस्टम किया था, इन्होंने एरिया वाइज फिक्स कर दिया कि सर अगर 1 बीघा है ना, तो मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 1 बीघा है और उससे 100 किलो अनाज आपको, गेहूं, एज ए लगान आपको ब्रिटिशर्स को देना है, तो आपका प्रोडक्शन चाहे कितना भी हुआ हो आपको 100 किलो देना पड़ेगा। तो इस तरह का सिस्टम था उस टाइम, ठीक है। तो जमींदार क्या करते थे? उनसे कलेक्ट करते थे लगान, अपना कट रखते थे और आगे दे देते थे। अब अगर कोई किसान ऐसा नहीं देगा तो उसकी पिटाई होना, उसका शोषण होना, ठीक है, एक्सप्लोटेशन होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो जमींदारों का जो रवैया था, जो उनका बिहेवियर था, बहुत ज्यादा हार्श था टुवर्ड्स द फार्मर्स, ठीक है। एंड ऐसा क्यों था सर? अगर जमींदार वो रिस्पेक्टेड जो भी अमाउंट है, जो भी वो क्वांटिटी है, अगर वो एज ए
लगान एज ए टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएगा उस टाइम की, तो वो अपने जमींदारी राइट्स खो देगा और उसकी जमींदारी राइट्स किसी और को अलॉटेड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली उसको अपने राइट्स बचा के रखने, तभी तो वो सब कुछ इंजॉय कर पा रहा है। तो ये इश्यूज थे, जमींदारी सिस्टम ऐसा था। ठीक है जी, आगे बढ़े। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमने क्या पढ़ा कि अंग्रेजों के आने से पहले जो किसान था वो खेती करता था खुद के खाने पीने योग्य, ठीक है, फॉर सेल्फ कंजप्शन, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता था। बट आफ्टर ब्रिटिशर्स कम एंड वहां पर जो है ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा था, मतलब वहां पे इंडस्ट्रियल लगी जा रही थी। तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, भाई कॉटन चाहिए उनको, उनको इंडिगो चाहिए, उनको वूल चाहिए, सिल्क चाहिए, उनको फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए। लाइक हर तरह की इंडस्ट्री को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, नेचर से मिलेगा, किसान देंगे। ठीक है जी। तो जहां किसान पहले खुद के कंजप्शन के लिए फसल उगाता था, वो क्या कर रहा है, उसको मजबूर किया गया कि भाई तू है ना कैश क्रॉप होगा, तो जो है कॉमर्शियल क्रॉप्स होगा, जैसे कि पर्टिकुलरली इंडिगो की हम बात करें। इंडिगो होती है वो जो आपके कपड़ों में जो कलर करने के लिए डाई के काम आती है, नील इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये जो है कॉमर्शियल क्रॉप्स है। तो इनको उगाने के लिए इनको मजबूर किया गया, लालच दिया गया और उसके अलावा जबरदस्ती भी की गई। ये वो खेतियां है बच्चों जो कहीं ना कहीं जमीन को जो फर्टिलिटी उसको कम करती है, तो किसान प्रैक्टिकली इनको थोड़ा कम करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से उनको अच्छी प्राइस, हायर प्राइस ऑफर करी। ठीक है, हायर प्राइस ऑफर करी, कुछ लोग मान गए, नहीं तो उनको जबरदस्ती करी। एंड फाइनली होता क्या है, आपने खाने के लिए अनाज उगाया नहीं, अब आपने इंडिगो उगा दी, वो तो अंग्रेज ले गए, आपको कुछ पैसा दे गए, अब आपको खाने के लिए अनाज मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपने पैसा लिया और वहां पैसा चला गया, और आपका पैसा इतना चला गया कि वो कम आपके खाने के लिए अनाज ही नहीं आ पा रहा होता जितना आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे, कर्जों में फंसोगे। तो ये एक इशू हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक बात थी। फिर देख लो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की जो जमीन है उससे जो आउटपुट मिल रहा है वो कम मिल रहा है, जो उसका पोटेंशियल होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। और क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं कर रहे, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर है नहीं, फर्टिलाइजर का यूज होता नहीं। ठीक है सर, कि आपको जो पर हेक्टेयर जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज वेरी लो। एंड व्हाई इट इज लो, बिकॉज वी वर लैक बैकवर्ड इन टेक्नोलॉजी, जो कि हमको एग्रीकल्चर में यूज करनी चाहिए। हम लोग जो है हमारे पास इरिगेशन, उसको सिंचाई पानी देने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, तीसरा तीसरा जो फर्टिलाइजर्स है जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, तो फर्टिलाइजर किसान यूज नहीं करता, क्योंकि पैसा कहां से लाएगा, गरीब है वो। ठीक है जी, ये इश्यू हो गया। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, दोस्त मतलब ये है अनसर्टेन है, खेती क्या रिस्की काम हो गया। क्यों हो गया सर, क्योंकि खेती इंडिया में डिपेंड करती थी रेनफॉल पे, क्योंकि नहरीकरण जो कैनाल सिस्टम है, जो कैनाल का चैनल है, उस टाइम तक डेवलप ही नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने भैया डेवलप किया ही नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो किसान है वो उसके पास परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन है नहीं, कि परमानेंटली उसके पास एक साधन रहे जो उसके खेत में पानी की सप्लाई देता रहे। ऐसे संसाधन नहीं थे, ऐसे रिसोर्सेस थे नहीं। तो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे हो गया, रेनफॉल पे हो गया। अच्छी बारिश होगी अच्छी खेती होगी, बारिश नहीं होगी खेती नहीं होगी, सिंपल सी बात। देन स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, मतलब ये है, सपोज करो, तो सपोज करो फार्मर है भाई, ठीक है, ये फार्मर है, ठीक है, इसकी पकड़ी बेटा, ठीक है, तो ये फार्मर है। अब इसका एक लैंड है इस तरफ जाकर 2 बीघा, ये मान लो 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा इसको। एक लैंड है इधर 8 किलोमीटर, 3 बीघा। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक इसके पास टुकड़ा इसको यहां दे रखा है 2 बीघा, ठीक है जी, यहां दे दिया, और ये मान लो 6 किलोमीटर ये है। अब साहब जिस टाइम ये बात कर रहे हैं हम, उसके पास ट्रैक्टर तो है नहीं, अब वो किससे जाता है, वो बैलों को लेकर जाता है। अब आपको पता नहीं होता, लेकिन जैसे बारिश होती है, तो बारिश होने से क्या है, जमीन नरम होती है। अब जमीन नरम होगी, मिट्टी नरम होगी, तो उस पर क्या है, हल चलाया जाता है, खेत जोता जाता है। तो आज सर हो गई बारिश, और फार्मर को जाना है खेती करने, तो वो अपना बैल लेके तीनों डायरेक्शन को एक दिन में कवर नहीं कर सकता। तो मान लो यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो यहाँ खेती उसने, यहाँ पे उसने फसल सब सही किया, दिन में धूप पड़ी और यहाँ की मिट्टी सूख गई, वापस टाइट हो गई दूसरे दिन के लिए, दूसरे दिन बारिश नहीं हुई। तो अल्टीमेटली इसके लिए बड़ा कॉस्टली पड़ गया ये सिस्टम, की कभी यहाँ जा रहा है कभी वहां जा रहा है, और ज्यादा परेशान होने वाला काम हो गया। तो जो लैंड होल्डिंग है वो छोटी छोटी है,
और टुकड़ों में बिखरी हुई है। ये भी एक समस्या थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल है, बाकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आगे बढ़ते चलते जल्दी जल्दी। फिर बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की। बोले सर इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे हाल है? भैया बहुत बुरे हाल है इंडस्ट्रियल सेक्टर के। हमारे पास बेसिकली हम बात कर चुके हैं कि वहां पर मशीनीकरण तो अपने यहाँ पे था नहीं, मतलब कैपिटल गुड्स तो ज्यादा ऐसा, मतलब मशीन ही ज्यादा यूज नहीं होती थी। मोस्टली हमारी जो इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, मतलब जो मशीन भी जैसे यूज हो, अब आप चरखे को अगर मशीन बोलना चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं उस बेस में नहीं जा रहा, लेकिन हाँ मॉडर्न मशीन नहीं थी, ठीक है जी। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी हमारी, उनको बर्बाद किया गया, ठीक है, उनको बर्बाद किया गया अंग्रेजों द्वारा। एंड क्यों किया गया? हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अपनी एक्सीलेंस के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस थी, लेकिन उसको बर्बाद किया गया। उसके पीछे इनके टू फोल्ड मोटिव क्या था? इनका टू फोल्ड मोटिव याद रखना, ठीक है। इनके दो मोटिव थे सर। सबसे पहला, इनकी जो इंडस्ट्री है ब्रिटेन, वहां पे चाहिए इनको रॉ मटेरियल। क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल अगर कोई देगा नहीं तो फिर वहां पे काम नहीं होगा। तो इन्होंने क्या चाहा? इन्होंने चाहा कि इंडिया एक एक्सपोर्टर बन जाए। किसका? सिर्फ रॉ मटेरियल का। इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो और वहां से बने फिनिश गुड, और वो फिनिश गुड जो है इंडिया में आके बिके और उनके लिए मार्केट बन जाए उनके फिनिश गुड्स का, ठीक है। तो मार्केट फॉर द फिनिश गुड्स। तो दो मोटिव क्या हो गए कि इंडिया को एक्सपोर्टर ना दे हम रॉ मटेरियल का, कि रॉ मटेरियल जो है इंडिया से जाए ब्रिटेन, वहां पे उससे गुड्स बने, फिनिश गुड्स आए वापस इंडिया और यहाँ के लोग उनको खरीदे। तो फिनिश गुड्स के लिए मार्केट बन जाए और उनके लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई भी यहाँ से बराबर कंटिन्यूस चलती रहे। इस मोटिव से उन्होंने क्या सोचा कि अगर लोग यहाँ के अपनी जो भी ये काम कर रहे हैं, जो कारीगर हैं, अगर इनको अच्छा पैसा मिलेगा तो ये खेती नहीं करेंगे। ठीक है। तो इनका इनका जो धंधा है उसको बर्बाद करो, क्योंकि बेसिकली जो पैसा आ रहा है उससे आप ये समृद्ध है। जब पैसा नहीं आएगा तो ये गरीबी में आएंगे, इनको पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे, खाने पीने के लिए इनको पैसा चाहिए होगा। तो क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे। तो इस वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इन्होंने सिस्टमेटिकली बर्बाद किया। एंड उस बर्बादी के पीछे इनकी दो इनकी जो है नियत थी, वो क्या थी? वो ये थी साहब, जो मैंने आपको बताई कि इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना है और इंडिया को इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड बनाना है। सिंपल सी बात। चलिए, देन है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए इन्होंने क्या किया और अपनी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने टैरिफ का मतलब होता है कि जो आपकी क्या बोलते हैं, जब माल हम एक देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो टैक्स लगता है, जो ड्यूटी लगती है, उसको बोलते हैं, उन रेट्स को बोलते हैं। तो जो टैरिफ पॉलिसी थी, इन्होंने क्या किया? वो भेदभाव वाली ने अपनाई। कैसी पॉलिसी अपनाई? सर भेदभाव, ठीक है। भेदभाव कैसे सर? अरे भैया ऐसा है, इनको चाहिए, इनकी इंडस्ट्री को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की जो एक्सपोर्ट है उसको कर दो ड्यूटी फ्री। क्या कर दो उसको? ड्यूटी फ्री। तो एक्सपोर्ट तो कर दिया साहब, रॉ मटेरियल कर दिया टैक्स फ्री, टैरिफ फ्री। भेजो यहां से ब्रिटेन, जितना माल भेजना है, आपको रॉ मटेरियल भेजना है उतना भेजो, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा? वहां की इंडस्ट्री को सस्ती रेट में रॉ मटेरियल मिल गया। अब ऐसा है, वहां से जो फिनिश गुड आएगा उस पर इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ, उस पर क्या मत करो? इंपोर्ट ड्यूटी मत करो। तो टैरिफ फ्री इंपोर्ट कर दिया ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से फ्री में आएगा, मतलब बिना टैक्स के आएगी फिनिश गुड्स, बिना टैक्स के जाएगा रॉ मटेरियल। तो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को सस्ते में तो मिल गया, उसकी कॉस्ट तो हो गई कम और उसका मुनाफा बढ़ गया सेलिंग प्राइस में, ठीक है जी। एंड जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हैवी ड्यूटी लगाओ। क्या लगाओ बेटा? हैवी ड्यूटी। अभी हमने क्या कहा था? वर्ल्ड वाइड हमारे हैंडीक्राफ्ट की रेपुटेशन थी। अब आप जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का बेच रहे थे पहले, अब उस पर ड्यूटी आपने कर दी 300 रुपए, तो 400 रुपए का हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो उनके पास यार दूसरी कंट्रीज से कहीं ना कहीं ऑप्शन ढूंढ लेंगे ना वो लोग, आपसे क्यों खरीदेंगे? तो अल्टीमेटली आपका माल फिर बिकेगा नहीं। आपने ड्यूटी इतनी कर दी कि कोई भी इंडिया से फिर माल खरीदेगा नहीं दूसरा देश, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बैंड बजाई डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को यहाँ पर अडॉप्ट करके। तीसरा, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब क्यों हुआ? कि हमको कंपटीशन फेस करना पड़ा मशीन मेड गुड्स से। अब आप जानते हो एक मशीन है, उसमें एक पर्टिकुलर आपने मेजरमेंट से टी शर्ट का या शर्ट का एक साइज काट दिया, तो वो 100,000 10,000 लाख जितनी शर्ट बनाएगा, सेम साइज एक सेम जैसी बनेगी, सेम बनेगा, सब कुछ सेम होगा। तो प्रोडक्ट जो है उसकी जो है वो दिखने में बेटर लग रहा है, फिनिशिंग अच्छी आ रही है पर्टिकुलरली, और अच्छा दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपर वे में बन रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है वो। क्योंकि आदमी अगर कोई टेलर अपनी शर्ट सिलेगा, उसको चाहिए 2 घंटे, मशीन कर रही हो 10 मिनट में काम, तो टाइम कम लग रहा है, कॉस्ट एफिशिएंसी हो रही है। तो मशीन मेड गुड्स से हमको क्या है? कंपटीशन फेस करना पड़ा। जो गुड्स थे मशीन मेड, हमसे दिखने में बेटर थे एंड सस्ते थे, तो अल्टीमेटली हमारे जो कारीगर हैं उनकी यहाँ पर हार होनी तय थी बेटा। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। अब जो यहाँ के जो इंडियंस थे ना, ये भी क्या है, अंग्रेजों को फॉलो करने लग गए। अब इनको भी क्या है, धोती कुर्ता नहीं पहनना था, पैंट शर्ट पहननी थी। बात समझो आप। तो इंडियंस की जो डिमांड का पैटर्न बदल गया।
तो उस डिमांड के पैटर्न के बदलने की वजह से जो यहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं वो उस पैटर्न को अडॉप्ट नहीं कर पाए और उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली इसलिए भी हमारे को नुकसान झेलना पड़ा। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अब भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री को प्रमोट करना है आपको, आपको अपने देश में फैक्ट्रियां लगानी है, तो फैक्ट्री में क्या लगेगा, मशीनें लगेंगी। अब मशीनें लागोगे कहां से, तुम्हारे देश में मशीन बनती नहीं। तो यहाँ पर कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे देश में नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसा प्रमोट नहीं किया कि इंडिया में कोई मशीनीकरण हो, यहाँ पे लोग जो है इजीली काम कर पाए। उनको बेस सिंपल सी बात है, उनको रूल करना था, अपने फायदे देखने। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आ गया साहब इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ये सब करने के बाद भी अंग्रेज बाज नहीं आए, इन्होंने क्या किया, रेलवे का। अब रेलवे इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना, सबसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही अंग्रेजों का क्या है, रेलवे है। तो लेकिन उस टाइम समझो आप, ये अभी एक पॉजिटिव है आजाद होने के बाद, बट बिफोर इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन थी कि रेलवे के कारण क्या फेस करना पड़ रहा था कि रेलवे क्यों डेवलप किया इन्होंने, अल्टीमेटली अपने यहाँ का रॉ मटेरियल पोर्ट तक ले जाए इजीली, एंड पोर्ट से जो उनका फिनिश गुड आया है पोर्ट पे, उसको इजीली पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर सके। बात समझ रहे हो कि इनका जो भी देश के कोने कोने से रॉ मटेरियल है वो इजीली पहुंच जाए जल्दी पोर्ट पे, कम कॉस्ट पे, और जो वहां से फिनिश गुड आ रहा है वो भी जो है इजीली पूरी दुनिया, पूरे देश के अंदर एक्सपेंड हो जाए उसके लिए मार्केट। सिंपल। तो इसलिए इनको फायदा था, इसलिए इन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया था। हमारे लोगों के लिए फायदा नहीं था, हमारी तो टिकट भी महंगी थी, ठीक है। एंड वो गांधी जी की स्टोरी याद होगी ना कि डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसा कुछ करके स्टोरी थी। तो हमारे साथ तो भेदभाव होता था ना भाई, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इस तरह की बातें लिखते थे, ये अलाउड नहीं करते थे, रेटें ज्यादा लगती थी, ठीक है, भेदभाव करते थे, ठीक है। तो इंडियन रेलवे इन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई है, हमारे फायदे के लिए नहीं बनाई थी। ये बाद में जो इंडियन रेलवे है ये हमारे फायदे की बात बनी। तो भैया इन्होंने जो है रेलवे का, इट इज द वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। बट एट दैट टाइम इट वाज द थ्रेट टू द इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। ये क्या था, थ्रेट बन गया था। क्यों गया था सर, क्योंकि जो लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट एक्सपेंड हो गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। क्लियर है, सिंपल। चलिए, एंड लास्ट पॉइंट इज नेग्लिजिबल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है, कि भैया जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसके पार्ट पे इंडिया में कोई ग्रोथ हुई ही नहीं। ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया, बट इट प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि कुछ कॉटन टेक्सटाइल मिल स्टेब्लिश हुई महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, ठीक है। कुछ जूट मिल स्टेब्लिश हुई बंगाल के अंदर। अब तुम्हें याद कैसे रहेगा, ध्यान रखना कि बोले सर महाराष्ट्र में और गुजरात में ही क्यों ये हमारी जो है टेक्सटाइल मिल क्यों गुजरात और महाराष्ट्र में स्टेब्लिश हुई है। तो इसका सिंपल सा रीजन बेटे, वहां की जो सोइल है उसमें कॉटन इजीली ग्रो करता है, ज्यादा ग्रो करता है। तो जहां पर कॉटन होगा तो रॉ मटेरियल जहां पे वहीं पे इंडस्ट्री लगेगी, सिंपल सी बात है। तो वहां पर हमारी ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लग गई। जूट जो बंगाल में ज्यादा होता है तो वहां पर जूट के ऊपर इंडस्ट्री लग गई, ठीक है, जूट मिल लग गई। ये एक बात हो गई। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई 1907 में, जब टिस्को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो उसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है, 1907 में। इस तरह की डेट्स को याद रखना थोड़ा बहुत आपके एमसीक्यू के पार्ट पे, ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रही है। तो ये इंडस्ट्री कब बन, ये फैक्ट्री कब लगी साहब, ये 1907 में लग रही है। कुछ अदर इंडस्ट्री लगी शुगर, सीमेंट और पेपर के सेगमेंट में, वो भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज लाइक अराउंड 40s में लगी है जाके, ठीक है, देश आजाद होने के जस्ट पहले से कुछ इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई। कहाँ पे, पेपर की, आपकी ये शुगर की, सीमेंट की, ये सब, ठीक है जी। तो ये हमारा ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम हमारी हालत थी। चलिए आगे बढ़े सर। बोले सर अब बताओ हमारे को इंडिया का फॉरेन ट्रेड, ठीक है, मतलब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हाल है। तो भैया सिंपल सी बात सुन लो, ध्यान रख लेना यहाँ से। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था पूरा का पूरा कौन कंट्रोल कर रहा था सर, पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, वो कंट्रोल कर रही थी। और बहुत एडवर्सली उसने इफेक्ट किया हमारे फॉरेन ट्रेड को, बहुत एडवर्सली इफेक्ट किया। सबसे पहला, द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, क्या बना दिया इन्होंने, एक्सपोर्टर, इंडिया को बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, दैट इज रॉ मटेरियल। इन्होंने इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना के छोड़ दिया। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स जो है उसका हमें इंपोर्टर बना दिया। तो हम एक्सपोर्ट तो क्या कर रहे थे, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद कर चुके थे। हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे, हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, और हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं सर, बोले फिनिश गुड हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली हमारे पास जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, भैया आपने कहा सर
एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो आपका रॉ मटेरियल तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा होगा, तो सरप्लस तो होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल था सरप्लस। पर उस सरप्लस को भी जो अंग्रेजी सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने इंडिया के डेवलपमेंट पे खर्च ना करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे और अपनी वॉर्स पे, उस टाइम लड़ाई लड़ाई लड़ते थे ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे एंड वॉर एक्सपेंसेस पे खर्चा किया है। हमारे देश के डेवलपमेंट पे उस पर कोई खर्चा उन्होंने नहीं किया। तो इस तरह से हमारा जो पैसा अगर कुछ बन भी रहा था, उससे कुछ सरप्लस भी देश में आ रहा था, तो वो भी कहा इन्होंने कोई हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए स्पेंड नहीं किया वो पैसा। ठीक है जी, ये एक बात हो गई। देन देन सर इन्होंने क्या किया, मोनोपोली कंट्रोल स्टेब्लिश किया है हमारे फॉरेन ट्रेड पे। ठीक है जी, इन्होंने एक काम और किया, वो ये किया मोनोपोली कंट्रोल कैसे किया सर, कि मेजोरिटी ऑफ जो ट्रेड था दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। 50%, मोर देन 50% जो ट्रेड हो रहा था विदेशों के साथ, उसमें ब्रिटेन ही था। ठीक है, बाकी का जो बच गया वो कहाँ होता था, वो सर वो चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ होता था। कहाँ होता था, चाइना, श्रीलंका एंड ईरान के साथ। तो मोर देन 50% ट्रेड वाज विद ब्रिटेन एंड रिमेनिंग ट्रेड वाज विद चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। नाम याद रखना, ठीक है जी। देन व्हाट दे डिड, स्वेज कैनाल ओपन किया। अब आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, मैं मार्क करता हूं। देखो जैसे ये है ना, यहां पर ये इंडिया है, कौन सा कलर चलेगा इस पे लाल रंग चलेगा। तो ये इंडिया है सर, ठीक है, ये क्या है, इंडिया। तो यहां पर है हमारा ब्रिटेन, हमारा मतलब सॉरी हमारा काय का साला, यहाँ पे ब्रिटेन है। तो पहले इनका जहाज यूं आता था और यूं घूम के जाता था बेटा, ठीक है, तो पहुंचता था ब्रिटेन। इसमें इनको 19,800 कितना किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा, 19,800 किलोमीटर का। देन इन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल चैनल क्रिएट किया, कि इन्होंने ये अफ्रीका के ऊपर से बीच में से इन्होंने बनाई स्वेज कैनाल। क्या बनाई, स्वेज कैनाल। यहां से इन्होंने काम करके और इस रूट को ऐसे करके यू ले गए। इसकी वजह से अब इनको कितना चलना पड़ रहा है, 7200 किलोमीटर। तो 19,800 किलोमीटर माइल, सॉरी 72 नहीं, ये कितना है, अरे बाबू बड़ा हो जाए, तू छोटा कैसे हो गया मैप इतना, अब ज्यादा बड़ा हो रहा है। अरे यार क्या है ये, शाबाश शांत, हाँ जी। तो ये हो गया 11,600 किलोमीटर। ठीक है जी, तो अराउंड 8,000 किलोमीटर, 8,200 किलोमीटर का जो सफर था इन्होंने सेव कर लिया। दैट मीन्स 8,200 किलोमीटर में इनमें जो इनका जो पेट्रोल, डीजल या कोल जो भी जलता उस जहाज को चलाने के लिए, वो बच गया, टाइम बच गया। अब जल्दी पहुंच जाएगा रॉ मटेरियल, जल्दी आ जाएगा फिनिश गुड्स और कम कॉस्ट पे आएगा। तो अल्टीमेटली उनको जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां के प्रोड्यूसर्स, उनको रॉ मटेरियल को मंगवाने पे खर्चा कम हो रहा है, उनको फिनिश गुड को बेचने में खर्चा कम हो रहा है, तो उनका अल्टीमेटली प्रॉफिट इंक्रीज होना ही होना है। तो ये भी एक इश्यू हो गया हमारे साथ। ठीक है जी, तो इन्होंने जो स्वेज कैनाल का जो है निर्माण किया, जो अफ्रीका के ऊपर से इधर से होकर जा रही है, और ऐसे करके ये लंदन ज्यादा जल्दी पहुंच पाई। देन कम्स डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है बेटा, ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, तो सर ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपकी पॉपुलेशन के बारे में कुछ राय देते हैं। ठीक है, कि आपकी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कुछ इंडिकेटर्स है। सबसे पहला डेमोग्राफिक जो हमारी कंडीशन है उसमें हम बात कर रहे हैं हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। मतलब कि पर 1,000 पर्सन नंबर ऑफ बर्थ आर ऑल्सो मोर एंड पर 1,000 पर्सन डेथ्स आर ऑल्सो मोर। कहने का मतलब 1,000 अगर आदमी है तो साल में उन 1,000 आदमियों की वजह से बच्चे भी ज्यादा पैदा हो रहे हैं, और उन 1,000 आदमियों में से आदमी भी ज्यादा मर रहे हैं। आदमी मतलब ह्यूमंस। ठीक है जी, ये मत करना कि सर आदमी कैसे मर रहे हैं, फीमेल्स नहीं मर रही क्या। तो पॉइंट क्या है कि बर्थ रेट का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1,000, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1,000। एंड डेथ रेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीपल डाइड पर 1,000 ईयर। तो साल में हर 1,000 पे कितने लोग पैदा हुए, हर 1,000 पे कितने लोग मर गए। बर्थ रेट, डेथ रेट। एट दैट टाइम बर्थ रेट थी 48 एंड डेथ रेट थी 40। ये कम नहीं है। आप सोच के देखना, आप जिस सोसाइटी में रहते होगे उस सोसाइटी में 1,000 लोग से ज्यादा आदमी रहते होंगे, छोटी सी कॉलोनी होगी आपकी। एंड जस्ट इमेजिन कि हर साल उस सोसाइटी में 48 बच्चे पैदा हो जाएं और हर साल आपकी सोसाइटी में 40 लोग मर जाए। बहुत बड़ा नंबर है ये, इट इज अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, सालों में कोई एक आधा बच्चा पैदा होता है, एक आधा आदमी की डेथ होती है। ठीक है, मैं बात कर प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मेरी कॉलोनी है, छोटी सी कॉलोनी है, फिर भी उसमें 1,000 से ज्यादा आदमी रहते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना आप, कि 48 आदमी बच्चे पैदा हो जाना हर साल। आपकी कॉलोनी में हर साल 48 बच्चे घूम रहे हैं और 40 आदमी गायब हो गए, तो बहुत बड़ा नंबर है।
तो बर्थ रेट भी ज्यादा थी, डेथ रेट भी ज्यादा थी। अब तुम्हें पता होना चाहिए सर बर्थ रेट ज्यादा क्यों थी और डेथ रेट ज्यादा क्यों थी, तुम्हें पता ही होगा। कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं थी, डायग्नोस नहीं हो पाता था, इंसान को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए जो है रोड वगैरह का विकास नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए डेथ रेट ज्यादा थी। देन बर्थ रेट ज्यादा क्यों थी सर? लोग अनअवेयर थे भाई, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, शिक्षित नहीं थे, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस, बर्थ रेट भी ज्यादा थी, अनपढ़ता, इलिटरेसी ज्यादा थी। तो ये कुछ बातें हुई। अगर आपसे इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ ले, मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिनका आंसर आपको अपने सोच विचार करके देना है एंड आप इजिली दे पाओगे, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग रखना। चलिए, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है बेटा, इन्फेंट कौन होता है? इन्फेंट होता है बेटा 1 साल से कम उम्र का बच्चा। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, साल में जितने भी बच्चे, मान लो साल में 1,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उस 1,000 में से बच्चे कितने सर्वाइव करेंगे और कितने सर्वाइव नहीं, पॉइंट ये है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि 1,000 बच्चों में कितने बच्चे मर जाएंगे। तो एट दैट टाइम जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी थी बेटा? 218। कितनी थी? 218, 218 बच्चे हर साल, 1,000 बच्चे पैदा हुए हैं तो 218 बच्चे 1 साल की एज को कंप्लीट नहीं करते थे, उनकी उससे पहले डेथ हो जाती थी। ऑब्वियसली बात है, वेरियस वेरियस रीजंस कुछ भी रहे होंगे, ठीक है जी। एक बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एवरेज एज क्या है लोगों की जीने की। एट दैट टाइम एवरेज एज थी बेटा 32 ईयर। क्या थी? 32। जो अब हो गई है 68, अब हो गई बेटा 68। तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो एवरेज एज ऑफ लाइफ लोगों की उम्र है, एवरेज एज जीने की, वो कम थी उस टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, अब वापस मैं क्लियर करता हूं आपको, एवरेज एज बोला हमने, इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी 32 साल से ऊपर नहीं जी पा रहा है, इसका मतलब समझना, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कई हैं जिन्होंने बहुत एज पाई है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। एवरेज एज के अंदर जब आप एवरेजिंग कर रहे हो, तो जिस इंसान की डेथ 1 साल की उम्र में हुई वो भी एवरेज में काउंट हो गया, जिसकी 50 में वो भी काउंट हो गया, जिसकी 80 की वो भी काउंट हो गया। तो ये कदई मत समझना कि 32 साल एवरेज एज का मतलब ये है कि लोग 32 साल के एज में मर रहे हैं। लेकिन होता क्या था, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, थोड़ी पढ़ाई से बाहर जाके बात है, कि जैसे मान लो हमारे जो बुजुर्ग थे, या आप अपने मालूम करेंगे कोई परदादा है, उस टाइम अगर वो 4-5 भाई हैं, तो एक आधे इंसान, आज भी होती है लेकिन उस टाइम थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम चीजें डायग्नोज नहीं होते थे। किसी को अगर बीपी का इशू है डायग्नोज नहीं होता था, किसी को डायबिटीज है डायग्नोज नहीं होती थी, हार्ट अटैक का इशू किसी को डायग्नोज नहीं होता था। लोगों को लगता था कि यार ये जा रहा था चौराहे पे से गया, कोई भूत ने इसका पाँव पकड़ लिया, मर गया यार सुबह के। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह की फालतू बात है ये, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो थी, उसको कोई मेडिकल इशू रहा होगा, पर उस टाइम फैसिलिटीज नहीं थी, इंसान को डॉक्टर तक ले जाने की फैसिलिटीज नहीं थी, डॉक्टर कम थे। डॉक्टर तो बाद में, डॉक्टर तक ले जाओ तब के डॉक्टर भी कम थे सर। तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज थे जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ होती थी, जब कम उम्र में हो जाती थी, आज भी होती है, तब भी होती थी। उसकी वजह से जो एवरेज एज आती थी वो 32 ईयर है। तो आप समझो ना, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये 218 पर 1,000 है। तो एवरेज में तो ये भी घुस गए, इनकी जब कैलकुलेट करेंगे हम एवरेज एज लाइफ की, तो उसमें 218 बच्चे की तो एवरेज एज 1 साल से भी कम आई है। तो ये भी तो उस एवरेज के अंदर कैलकुलेट हो रहे हैं। इस वजह से एवरेज 32 आ रही है। इसको लेकर मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये मत सोचना कि सर हर आदमी क्या 32 साल जीता था, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, अभी भी लोग 68 से कम में मरते हैं एंड 68 से ज्यादा में मरते हैं, ठीक है जी, ये कोई बात नहीं है। तो ये एवरेज की बात है, लेकिन उस टाइम एवरेज एज जो थी कम थी, ठीक है सर। एंड ऑब्वियसली बात है, वाई? बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ हॉस्पिटल्स, इस तरह के इश्यूज है। चलिए, देन लिटरेसी रेट, मतलब साक्षरता दर, लिटरेट पीपल। एंड लिटरेसी रेट का मतलब यहाँ पर कदापि भी ध्यान रखना, लिटरेसी रेट जो हम काउंट करते हैं हमारे देश में, उसका मतलब ये नहीं है कि किन लोगों ने एमबीए कर रखा है, किन लोगों ने सीए कर रखा है, उनकी बात नहीं है, वो प्रोफेशनल डिग्री अलग है। या फिर लिटरेसी का मतलब है जो भी इंसान किसी एक भाषा को लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो लिटरेट कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर 5वीं 6वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक का जो बच्चा है वो लिटरेट की काउंट में आता है, ये बात क्लियर दिमाग में रखना। तो लिटरेसी रेट उस टाइम क्या है? उस टाइम है सर लेस देन 16%। कितनी थी बेटा? लेस देन 16%। दैट मीन 100 आदमियों में से 16 ही लोग पढ़े लिखे थे, इतने, मतलब हायर स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूँ पढ़े लिखे, कि वो अखबार पढ़ ले, अपना नाम लिख ले, इस तरह से। एंड फीमेल की लिटरेसी रेट कितनी थी बेटा? 7%। ये तो ओवरऑल लिटरेसी रेट है, मेल फीमेल की एवरेज। पर्टिकुलरली अगर हम फीमेल की लिटरेसी रेट निकाले तो वो आती थी 7%। 100 में से 93 वुमेन्स वर नॉट एबल टू राइट देयर नेम। समझो, 93 वुमेन्स जो थी, फीमेल्स जो थी, 100 में से 93 अपना नाम नहीं लिख सकती थी, दे आर इलिटरेट। एंड
साथ ही लिटरेट थी, मतलब अपना नाम लिख सकती थी, दैट मीन्स वो पढ़ सकती थी, इसको लिटरेट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या थी बेटा, 16% से कम थी, फीमेल्स की 7% से कम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी वो जो पॉपुलेशन है उसका वो कैसे कैसे ओवर द टाइम चेंजेस क्या क्या है उसमें। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो मॉडल है जो आपको बताता है कि आपकी पॉपुलेशन किस तरह से साल दर साल उसमें चेंजेस आते गए, ठीक है जी। तो इसकी 3 स्टेजेस है, कितनी स्टेज है बच्चों, 3 स्टेज। पहली स्टेज में हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। बच्चे पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, सब अनपढ़ है, बेवकूफ है, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है, पर पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं और मर भी ज्यादा रहे हैं लोग, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, बहुत बुरे हालात है। दैट मीन्स स्टैग्नेंट इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में बताया गया कि जो आपकी बर्थ रेट है ये तो हाई है, लेकिन डेथ रेट कम आ गई है। डेथ रेट क्या हो गई है, कम। दैट मीन्स आप इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आ गए हो। आप क्या आ गए हो सर, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आपकी कंट्री आ चुकी है। तीसरी स्टेज होती है जहां पर बर्थ रेट भी कंट्रोल्ड है और डेथ रेट भी कंट्रोल्ड है, जैसी कि हमारी अभी स्थिति है। बर्थ रेट भी कंट्रोल्ड है, डेथ रेट भी कम है, कंट्रोल्ड है, मतलब यू आर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी। आपकी जो कंट्री है, आपकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड हो गई है या फिर वो डेवलप्ड होने की कगार पे है, डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर है। तो 3 स्टेज है। पहली स्टेज में हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, उसके बाद क्या करना है, डेथ रेट को कम करना है, सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज में दोनों को कम करना है। क्लियर है, ये 3 स्टेज हो गई। पहली स्टेज में इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, मतलब जीरो ग्रोथ है, इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी है। दूसरी स्टेज में इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट की ओर चल पड़ी है, ठीक है, उसकी शुरुआत हो गई। एंड तीसरी स्टेज में वो प्रॉपर डेवलपिंग इकोनॉमी है या फिर वो डेवलप्ड इकोनॉमी में कंसिडर की जा रही है। क्लियर है। चलिए, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद क्या है, पॉपुलेशन सेंसस। सर पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है, अरे पॉपुलेशन को काउंट करना। पॉपुलेशन सेंसस पहली बार कब कलेक्ट हुए थे बेटा, 1881 में। कब कलेक्ट हुए थे, 1881 में, याद रखना इस चीज को। एंड जब ये पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट हुए थे तो हमको पता लगा क्या, अनइवननेस। क्या पता लगा हमको, अनइवननेस इन इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ। जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो ऐसे नहीं बढ़ रही थी, वो ऐसे 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 ऐसे, कभी कम कभी ज्यादा। किसी साल में पॉपुलेशन बढ़ गई, किस साल में कम हो गई, किस साल में बढ़ गई, किस साल में कम हो गई, ठीक है। तो अनइवननेस थी पॉपुलेशन ग्रोथ में, अनइवननेस, इवनली पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही थी, ठीक है जी। किसी एक सेंसस में बढ़ रही है, किसी एक में घट रही है। फिर एक साल आया 1921, क्या आया, 1921। इसको बोला गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोला गया बच्चों, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इस साल के बाद से, इस साल के बाद से देश की पॉपुलेशन ने कंसिस्टेंटली क्या हुई है, ग्रो करी है। देश की पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली ग्रो करी है। इससे पहले ऊपर नीचे मामला था, बट आफ्टर दिस 1921 पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली ग्रो करती गई है, ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में गई है। तो ये ईयर कहलाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, तो यहां पर इसके बाद कंसिस्टेंट राइज है बिफोर 1921। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिफोर 1921 इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 से पहले वी आर इन फर्स्ट स्टेज। एंड इसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो हमारी 1921 के बाद स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। एंड ऑब्वियसली बात हमने देखा था अभी भी सारे पॉइंट्स में कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसपास काफी चेंजेस आए थे, ठीक है जी। तो बिफोर 1921 हम फर्स्ट स्टेज में थे, आफ्टर 1921 हम सेकंड स्टेज में शिफ्ट हो गए थे। एंड अभी तो हम ऑब्वियसली बात है थर्ड स्टेज में। चलिए, देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब आपका रोजगार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की रोजगार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशन में हमारे पास 3 तरीके हैं काम करने के, ठीक है भाई। या तो तुम क्या करो, या तो तुम ऐसा काम करो जहां पे नेचर का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में घुस जाओ, खेती कर लो, पोल्ट्री फार्मिंग कर लो, माइनिंग कर लो, मतलब प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है सर, दूसरा क्या चीज है, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन करो। क्या करो, एक चीज से कोई चीज बनाओ, ठीक है, इनपुट से आउटपुट बनाओ, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाओ, ये हमारा हो गया दूसरा सेक्टर। एंड तीसरा सेक्टर होता है कि इन दोनों सेक्टर को दो सर्विस। क्या दो, सर्विस, ठीक है जी। 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम सर्विस सेक्टर भी होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का हमारा लार्जेस्ट शेयर था बेटा, 70 to 75% जो पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंडल्स थी, ठीक है जी। एंड जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है इसमें हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कम थी, तो ये इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था एट दैट टाइम, ठीक है जी।
इन दोनों को मिला के मान लो कि एक में सेकेंडरी सेक्टर में 10% लोग होंगे और यहाँ पे 15% 20% होंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 10%, यहाँ पे 15-20% टर्शियरी सेक्टर में। तो ये भी एक इशू था। इसके बाद आया अनबैलेंस्ड ग्रोथ। जो इन सेक्टर में पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है कि लोग जो है किस चीज में ज्यादा एंगेज है। कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लोग जो है सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लोग टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, किसी एक एरिया में लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा डिपेंडेंट है। तो एक पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में बैलेंस्ड नहीं है ग्रोथ, ग्रोथ इम्बैलेंस्ड थी, अनइवन ग्रोथ थी, ठीक है जी। तो इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, देयर वाज ए कंसिडरेबल डिग्री ऑफ रीजनल वेरिएशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो तुम्हें कारण भी बताऊंगा। जैसे इन्होंने क्या कहा कि पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, चेन्नई की बात करें, मद्रास पहले चेन्नई को बोलते थे, ठीक है, प्रेसिडेंसी होती थी। बॉम्बे एंड बंगाल प्रेसिडेंसी, दे विटनेस्ड डिक्लाइन। इन्होंने क्या विटनेस किया? डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंक्रीज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो कहने की बात यह भैया, इन्होंने क्या नाम लिया? इन्होंने नाम लिया, मैं चेन्नई की लिख रहा हूं, मद्रास मतलब आज का चेन्नई, ठीक है जी। और ये प्रेसिडेंसी का मतलब बताओ, एक पूरा उसकी बात करें, प्रांत की बात करते हैं, मद्रास, बॉम्बे और वेस्ट बंगाल। इन्होंने ये तीन नाम पे क्या बोला बेटा? इन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर पे कम हो गई और प्राइम और आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है उसके ऊपर इंक्रीज हो गई। क्यों हो गई सर? अरे भैया ये तीनों देखो कौन सी एरिया है, यहाँ पर पोर्ट्स हैं। क्या है भाई? पोर्ट्स। क्या है? पोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केंद्र हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर पोर्ट है, तो फैक्ट्री कोई लगाएगा प्रोडक्शन की, कहां लगाएगा? पोर्ट के पास। उसको बाहर माल भेजना है, कुछ करना है तो, ठीक है, ठीक है जी। बाहर से माल कहाँ आएगा? पोर्ट पे आएगा। तो कहने का मतलब ये रीजन का है, पोर्ट के आसपास है। इस वजह से यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा है, लोगों की यहाँ पे जो फैसिलिटीज है प्रोडक्शन की ज्यादा इंक्रीज होगी। एंड ऑब्वियसली बात है, उनको देने के लिए सर्विस भी चाहिए, तो सर्विस सेक्टर भी यहाँ पर ज्यादा ग्रो करेगा। अगर कोई फैक्ट्री लगी तो बाहर कोई उस स्टाफ के लिए चाय बना रहा है, कोई धोबी है वो प्रेस कपड़े प्रेस कर रहा है, और भी कई तरह की सर्विसेज है, ठीक है, कोई अकाउंटेंट है, कोई कुछ कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर भी ग्रो किया। टर्शियरी सेक्टर अपना सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो किया। कहाँ पे किया? मद्रास, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल में। यह ज्यादा ग्रो किया। यहाँ पे लोगों की डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे हो गई, डिक्लाइन हो गई। सिंपल सी बात है, रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने क्या कहा? देखो, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर डिपेंडेंस कहाँ बढ़ी है? ऑन द, ये कहा गया भाई पॉइंट मेरा, ये मैं लिख देता हूं, ऑन द एग्रीकल्चर की जगह प्राइमरी सेक्टर। क्या लिखूंगा मैं? प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ गई, नेचुरल रिसोर्सेज सारे आ गए, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वर्कफोर्स की डिपेंडेंसी कहाँ बढ़ रही है? यहाँ पे बढ़ रही है प्राइमरी सेक्टर में। तो यार तुम रीजन देखो, एरिया वो है जहां पर खेती के लिए अनुकूल, मतलब अच्छे वो है, इन्वायरमेंट है, फैसिलिटीज है, तो यहाँ पे खेती लोग ज्यादा करेंगे। कहीं पे माइनिंग का है तो वहाँ माइनिंग ज्यादा करेंगे। तो एरिया वाइज है, तो अनइवन आपकी जो है ना, क्या बोलेंगे, अनबैलेंस ग्रोथ तो होनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर आप पॉइंट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी एक्सेट्रा, नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, रेलवे, ऑब्वियसली बात है, इट वाज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, एंड यही इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है हमारे देश को, ठीक है। तो एंड ये स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में बनना? 1850, ईयर भी याद रखना, 1850 में इंडिया में रेलवे बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो रेलवे इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉलोनियल रूल। इनका इंट्रोडक्शन 1850 में हुआ। उस टाइम पे इसका पर्पस क्या था? ब्रिटिशर्स को बेनिफिट देना था। ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिशर्स किस लिए बना रहे थे? खुद के बेनिफिट के लिए बना रहे थे। उनको क्या करना था? अपनी आर्मी को एक से दूसरी जगह मूव कराने के लिए इजीनेस हो, अपने रॉ मटेरियल को वहां भेजने में इजीनेस हो, पोर्ट पे फिनिश गुड्स को और देश में एक्सपेंड करने में इजीनेस हो, इसलिए ऑब्वियसली बात है। तो उस टाइम जो है इन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन आफ्टर दे गोन ये क्या हुआ? बहुत बड़ी, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत साबित हुई। हमारे देश को इसने बहुत आगे पहुंचाया। तो इंडिया की बैकबोन है, ठीक है जी। रोड की बात करें तो रोड का भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो भी क्या था? लिमिटेड था। क्यों था सर? अरे भैया, रोड इन्होंने वहीं बनाए जहां पर इनको आर्मी का मूवमेंट करना है, या अपने रॉ मटेरियल का मूवमेंट करना है, या फिर फिनिश गुड का मूवमेंट करवाना है। कहने का मतलब, अगर इस रीजन में रॉ मटेरियल बन रहा है और उसको एक सर्टेन एरिया तक पहुंचाना है, और यहाँ से रॉ मटेरियल की सप्लाई कंटिन्यूस है, तो उन्होंने यहाँ पे रोड बनाया है। इनको नहीं मतलब बीच में कहाँ पे कोई आदमी के लिए, हॉस्पिटल के लिए कोई रास्ता निकालना है या कुछ करना है, उससे मतलब नहीं है। रॉ मटेरियल से ही पहुंच जाना चाहिए। यानी कि आर्मी को इन्होंने यहाँ से अफगानिस्तान भेजना है,
तो उसके रूट पे इन्होंने ठीक ठाक रोड बना दिया। कहने का मतलब आर्मी का मूवमेंट प्रॉपर हो, ये लोग प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, इनका जो रॉ मटेरियल है वो इजीली पहुंच जाए पोर्ट पे, एंड पोर्ट से जो है इजीली रेलवे के थ्रू, फिर रेलवे की बस से भी सामान उतर के रोडों पे जाएगा, सामान जो है पहुंच जाए लोगों तक। ठीक है जी, तो उस तरह से काम किया इन्होंने अपने फायदे के लिए। तो रोडों का भी डेवलपमेंट बहुत था। ठीक है जी। अरे यार ये क्या हुआ, ये काटता हूं मैं, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, ये कॉपी पेस्ट करने में डिजाइनिंग की चक्कर हो जाती है, इसको मैंने काट दिया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कम्युनिकेशन, ये पॉइंट तो कम्युनिकेशन का है बच्चों, और ये पॉइंट किसका है? बोले सर ये पॉइंट है हमारा इसका वाटर ट्रांसपोर्ट का। किसका? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू नदियों के थ्रू या कोई ऐसा कोई इन्होंने चैनल क्रिएट किया होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली हमने बात कर ली रेलवे, ठीक है, रेलवे का इन्होंने विकास किया। रोडों में कोई खास इन्होंने डेवलपमेंट किया नहीं, जो डेवलपमेंट किया किसके लिए किया? डेवलपमेंट किया टू मोबिलाइज द आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जिससे कि पोर्ट पे भेज के सामान ब्रिटेन भिजवाया जा सके। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इन्होंने स्टेप लिए थे इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स पे, लेकिन ये जो वाटरवेज थे ये अनइकोनॉमिकल थे, तो ये हमारे कामयाब नहीं हो पाए। कम्युनिकेशन की बात करें तो पोस्टल सर्विस इनिशिएट कर दी थी इन्होंने, पोस्ट ऑफिस बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इनएडिक्वेट थे, जितनी जरूरत है उतना नहीं बन पाए। दूसरा, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम जो है वो डेवलप कर दिया गया था, लेकिन उसका यूज कहा रहा था सिर्फ और सिर्फ पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। आप याद कीजिएगा, अगर आप लोगों ने केसरी मूवी देखी है अक्षय कुमार वाली, केसरी मूवी में क्या होता है, अक्षय कुमार को एक पोस्ट पे भेजा जाता है अफगानिस्तान में, ठीक है, एक पोस्ट पे भेजा जाता है और एक पोस्ट दूर होती है। वो पोस्ट आपस में कांटेक्ट करती है, तो उनके पास एक सिस्टम होता है, टिक टिक करके एक बंदा आता है, इवन उसमें एक सरदार जी का रोल होता है ना, जो लास्ट में बम बांध के कूद जाते हैं, जो वो ऑपरेट करते हैं ना, तो वो सिस्टम के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वायरिंग बिछाते हैं और उसके बाद वो मशीन चलती है, तो कोई कोडिंग करके वहां पे मैसेज जाता है। ठीक है जी। तो वो टेलीग्राफ सिस्टम था। तो अल्टीमेटली वो जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था वो किसके लिए किया था? अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए किया था, आम जनता के यूज पर्पस के लिए नहीं था वो। ठीक है, तो टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम डेवलप हो गया था, लेकिन फॉर पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एंड पोस्टल सर्विस भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो इनएडिक्वेट थी। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब इनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मैं बता ही चुका हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इज द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। सेकंड इज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले किसान सोचता था कि वो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो सिर्फ खाने के योग्य कर पा रहा है, उसका पर्पज जो है वो अपने परिवार का पेट भरना है, लेकिन अंग्रेजों ने उसको सिखाया कि वो अपने लैंड से प्रोडक्शन मार्केट में बेच के कुछ सरप्लस भी कमा सकते हैं। तो लोगों को, किसानों को ये सोच डेवलप हुई कि वो खेती, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अलावा भी कई तरह की करके पैसा बना सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे हमारा जो बागवानी, जो हॉर्टिकल्चर होता है, जो आपका ये क्या बोलते हैं, ये ऑर्चिड फार्मिंग होती है, मतलब कि ये बाग जो लगाते हैं फलों के, फूलों के, इनसे तो पैसा लोग कमा रहे हैं ना, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो इनको, किसानों को ये समझ डेवलप हुई, ये इनके दिमाग में ये सोच डेवलप हुई, किनकी वजह से? अंग्रेजों की वजह से। ठीक है जी। तीसरी बात, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले बार्टर सिस्टम का ज्यादा फॉलोअप होता था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, पैसों का चलन ज्यादा देश में बढ़ाया, पैसों का सर्कुलेशन का तरीका ज्यादा बढ़ाया। ये लोग किसान से जब रॉ मटेरियल लेते थे उसको सामान नहीं देते थे, उसको पैसा देते थे। तो इन्होंने मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम को जो है ना ज्यादा प्रमोट किया, तो वो भी एक अच्छी बात है। एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिएगा, बहुत सारे कानून आज भी हम अंग्रेजों के बनाए फॉलो करते हैं, एक बात। दूसरी बात आप समझिएगा, जैसे राजा के राज में क्या होगा, जैसे कि मैं राजा हूं, किसने चोरी करी, वो मेरे पास आएगा, मैं मार दो इसको, सुना नहीं कुछ नहीं है, इस तरह का मैं डिसीजन दे दिया या कुछ भी कर दिया, मैं अपने हिसाब से काम कर, मतलब मेरे को कौन रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम में क्या होता था, हर चीज का सिस्टम होता था। अगर किसी को, मान लो हम, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उनको ये लोग अरेस्ट करते थे, तो अरेस्ट करते थे, उनके ऊपर केस चलाते थे, एंड वो चाहे उसके अंदर चीटिंग करें केस चला के, पर केस चलाकर कागजी कार्रवाई पूरी होती थी, उसको कल्प्रिट साबित करके फिर सजा दी जाती थी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव सिस्टम, मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है बहुत इफेक्टिव था। जो आईएएस वाईएएस जो भी हमारे बनते हैं अभी, आईएएस वगैरह, ये भी जो सिस्टम है ये लोग अंग्रेजी लोग सिखा के गए, यही लेके आए। ठीक है, तो जो हमारा इनका एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था वो भी अच्छा था, तो वो भी इनका एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड इसके अलावा आपका कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिखाया इन्होंने हमको, और रेलवे भी इन्होंने हमको दिया। ठीक है जी।
तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा बेटे हो गया खत्म। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे भी हो दोस्त, जितना भी हो कमेंट करो, अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है, हर चीज कमेंट किया करो। एंड आई लव योर कमेंट्स, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, मुझे लगता है कि आप देख रहे हो। एंड भाई को सपोर्ट करो, मोटिवेट रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। सो कीप लविंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग बेटा। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर बच्चों, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई चीज के साथ। बाय बच्चों।